अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो 20 साल के बाद विनाश होगा। हॉस्पिटल कम पड़ जाएंगे, कम तो आज भी पड़ चुके हैं, बिल्कुल कम पड़ जाएंगे। और याद रखिए, जब मिलावटी दूध आएगा तो केवल साकिनाका वाले थोड़ी मिलावटी पिएंगे, घाटकोपर वाले पिएंगे कि नहीं पिएंगे? जोर से बोलिए जरा। आप हम दो हमारे दो करो, लेकिन एयर पोल्यूशन आपको भी मिलेगा, वाटर पोल्यूशन आपको भी मिलेगा, नॉइज पोल्यूशन आपको भी मिलेगा, लैंड पोल्यूशन आपको भी मिलेगा, प्लास्टिक पोल्यूशन आपको भी मिलेगा। यानी जो 12 करेगा, 15 करेगा, वो जो परिणाम झेलेगा वही परिणाम आपको भी झेलना पड़ेगा। तो तरीका क्या होना चाहिए? हम दो हमारे दो लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन वो बनेगा कैसे? बनेगा कहां? संसद में। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में हूं, संसद में तो मैं नहीं हूं कि मैं वहां आवाज उठाऊं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो संसद में उनको पकड़ना पड़ेगा। आपके घाटकोपर का सांसद कौन है? आपके इस एरिया का सांसद कौन है? कौन सी पार्टी के हैं? अरे वो किसी पार्टी के हो, सांसद सांसद होता है। एक बात याद रखिए, सांसद किसी पार्टी का नहीं होता। सांसद को वेतन कोई पार्टी नहीं देती, सांसद को भत्ता कोई पार्टी नहीं देती, सांसद को फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, फ्री की सिक्योरिटी, फ्री का खाना बनाने वाला, फ्री की गाड़ी कोई पार्टी देती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। सांसद को आजीवन पेंशन कोई पार्टी देती है क्या? नहीं। सांसद को सारी सुविधाएं देने वाला कौन है? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए, कौन देता है? आप देते हैं। आपके इनकम टैक्स से, आपके जीएसटी से, आपके वैट से, आपके टीडीएस से उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है। तो आपका हक बनता है, आपका अधिकार बनता है, वो किसी पार्टी का हो, आप उसको पकड़ के कहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। और एक बात और भी याद रखिए, कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से भी जीत जाए तो भी वो सांसद नहीं कहलाता। कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट दे दे तो भी वो सांसद नहीं कहलाता। सांसद वो तब कहलाता है जब वो संसद में जाके संविधान की शपथ ले लेता। उसके पहले तक उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला नहीं मिलेगा। वो 10 लाख वोट, 20 लाख वोट, 30 लाख वोट से जीत के चला जाए, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। सांसद का वेतन भत्ता तब कब मिलेगा? जब वो शपथ ले लेगा। शपथ लेने का मतलब जो कुछ इसमें लिखा हुआ उसको लागू करना। और शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 20A पे साफ साफ लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। ये बनाना किसका काम है? अब एक चीज बताओ, डॉक्टर दुनिया भर का भाषण करे और अच्छी दवाई ना दे तो उसको अच्छा डॉक्टर कहेंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। ड्राइवर दुनिया भर की बातें करे, शेरो शायरी करे, चुटकुला सुनाए, सब कुछ करे और ठीक से गाड़ी ना चलाए, उसको अच्छा ड्राइवर बोलेंगे क्या? मिस्त्री दुनिया भर का भाषण दे, आप सारे लोग तो कॉन्ट्रैक्टर हो, मिस्त्री दुनिया भर का भाषण दे लेकिन ठीक से घर की दीवार ना बनाए, उसको अच्छा मिस्त्री कहेंगे क्या? उसको आप रखना पसंद करेंगे क्या? वैसे ही सांसद फीता काटे, मोमबत्ती जलाए, फलाने करे, ठिकाने करे, दुनिया भर का काम करे, लेकिन संविधान में लिखी हुई बात को लागू करवाने के लिए संसद में आवाज ना उठाए तो अच्छा सांसद हो सकता है क्या? नहीं। गड़बड़ी कहां होती है? गड़बड़ी ऐसे होती है, जब हमको कुक चाहिए, अपनी जाति वाला नहीं ढूंढते, अच्छा कुक चाहिए। हमको ड्राइवर चाहिए, अपनी जाति वाला नहीं ढूंढते, अच्छा कुक ड्राइवर चाहिए। डॉक्टर दवाई के पहले जाति वाला डॉक्टर नहीं ढूंढते, क्या ढूंढते हैं? अच्छा डॉक्टर। मोची जाति का हो चाहे ना हो, अच्छा मोची। हम इतने स्वार्थी हैं, हम इतने सेल्फिश हैं कि जहां हमारी खुद की रिक्वायरमेंट है वहां हर जगह हम क्वालिटी ढूंढते, रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढते, अकाउंटेबिलिटी ढूंढते, और जिसको देश चलाना है उसमें केवल अपनी जाति ढूंढते। मेरी जाति वाला हो जाए बस, बात खत्म। हो तो गए, मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, बेटा यादव का क्या हो गया? कितना कल्याण हो गया? हो गया क्या? नहीं। बहन जी बन गई, मुख्यमंत्री बन गई 2-3 बार, दलितों का पूरा कल्याण हो गया क्या? नहीं। अरे गरीबी तब खत्म होगी जब जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। बहुत सीधा सा फैसला है, जो समुदाय हम दो हमारे दो फॉलो करता है वो गरीबी से उठ के ऊपर चला जाता है, जो हम 5 हमारे 25 करता है वो गरीब का गरीब बना रहता है। और डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। डेमोग्राफी कैसे बदल रही है इसको आप समझिए। आप वर्तमान वोटर लिस्ट निकाल लीजिए और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट निकाल लीजिए। अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए।
अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। जिस दिन कंपेयर कर लेंगे आपकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। मेरी रातों की नींद इसीलिए गायब हो रखी है क्योंकि मैं एरिया वाइज वोटर लिस्ट को कंपेयर कर रहा हूं। और आपको बता दूं, भारत में कुल 800 जिले हैं। 800 जिलों में से 500 जिलों में मैं अब तक जा चुका हूं। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल चुकी है। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिले यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उसमें से 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे गुजरात का कच्छ वाला बॉर्डर हो, राजस्थान का राधनपुर वाला बॉर्डर हो, आपका उत्तराखंड का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, झारखंड का बॉर्डर हो, यूपी का बॉर्डर हो, असम का बॉर्डर हो, बंगाल का बॉर्डर हो, गोवा का बॉर्डर हो, त्रिपुरा का बॉर्डर हो, भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उसमें से 300 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। कुछ दिन के बाद जानते हैं क्या होगा? आपसे जीएसटी बढ़ाते समय कोई सरकार पूछती है क्या, भैया जीएसटी बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं? जोर से बोलिए जरा। नहीं। इनकम टैक्स बढ़ाते समय कोई पूछता है क्या बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं? अगर ये डेमोग्राफी में बदलाव नहीं रुका तो 20 साल के बाद सरकार कहेगी काम करो, आपके पास तो 2 मकान है, एक मकान आप रख लो, दूसरा छोड़ दो ना, गरीब है बेचारे कहां रहेंगे, हम सरकार कितना घर बना के देगी? अब देश में सबके पास एक एक मकान रहेगा, सबका दूसरा तीसरा मकान गया। यही होगा, मैं आपको बता रहा हूं। यह मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। सरकार को कोई नियम कानून बनाने से कोई रोक सकता है क्या? और सरकार, याद रखिए, डेमोक्रेसी में धन बल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, बुद्धि बल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल होता है जनबल। धन बल, बुद्धि बल, विवेक बल सब बेकार है। डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल क्या होता है? मान लीजिए भाई साहब के घर में 4 वोट है, आपके घर में 20 वोट है। अब मुझे पार्षद प्रधान का चुनाव लड़ना है, मैं किसके यहां जाऊंगा? जोर से बोलिए जरा। 20 वाले के पास। और 20 वाले कहेगा कि काम करना, ये भाई साहब, ये जो पटेल साहब बैठे हैं, इनके पास 3 मकान है, सरकार बनने के बाद आप एक योजना ले आना, अब एक ही एक मकान रख पाएंगे, बाकी 2 मकान मैं ले आऊंगा कि नहीं ले आऊंगा? जोर से बोलिए जरा। बहुत सीधा सा फंडा है ये। अगर जिस तरीके से डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है, 20 साल के बाद कानून आएगा, किसी के पास 2 बीघे से ज्यादा खेती नहीं होगा। लो जी, कर लो, बचा लो अपना फार्म हाउस। बचा सकते हो क्या? नहीं। 20 साल के बाद कानून आएगा, आप सबके पास एक एक घर रहेगा। आप भी सोचोगे काम करो यार, एक 4 BHK, एक 3 BHK, एक 2 BHK, चलो 4 वाला हम रख लेते हैं। आप उसी में खुश हो जाओगे, चलो मेरा 4 वाला बच गया, चलो 3 और 2 वाला जाने दो। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, ये जो जनसंख्या विस्फोट है, इसको रोकने के लिए आवाज उठाइए। ये बम विस्फोट से ज्यादा खतरनाक है। और बम विस्फोट रोकने के लिए हमारे पास और भी साधन हैं। पुलिस है, सेना है, सीआरपीएफ है, अर्धसैनिक बल है। बाकी लोग बम विस्फोट रोकने के लिए हैं। जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कोई है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। और बम विस्फोट से ज्यादा खतरनाक जनसंख्या विस्फोट है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा तो कुछ लोग नहीं मानेंगे। 100% मानेंगे, 100%। चीन में सब लोग माने कि नहीं माने? जोर से बोलिए जरा। उन्होंने कानून ये बनाया था, पहले उन्होंने हम दो हमारे एक बनाया, बाद में हम दो हमारे दो बनाया। उन्होंने कानून बनाया कि जो हमारा जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं मानेगा उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। हमारे पास भी कानून हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जोर से बोलिए। कोई लागत आएगी क्या? कोई रोकने आएगा क्या? नहीं। अब आप में से कुछ के मन में चल रहा होगा, नहीं, कुछ लोग सड़क पर उतर जाएंगे। जो आपके मन में चल रहा होगा मैं जवाबी साथ साथ देता जाता हूं। कैसे सड़क पर उतर जाएंगे? चीन में कोई उतरा क्या? याद रखिए, आप लोग तो पटेल हैं। पटेल तो पाटीदार समाज है, खेती करने वाला समाज। पूर्वज हमारे कैसे खेती करते थे? सीधे सीधे बीज की बुआई करते थे क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, पहले जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई, उसके बाद बुआई।
तो जनसंख्या नियंत्रण कानून सीधे सीधे बना देंगे तो लोग सड़क पे उतरेंगे। उसके पहले भारत में जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संविधान का आर्टिकल 355 कहता है देश में अगर इंटरनल अशांति हो, आंतरिक अशांति हो या कोई बाहरी खतरा हो तो सरकार आर्टिकल 352 लगा सकती है, यानी भारत में इमरजेंसी लगा सकती है। भारत में इमरजेंसी लगी थी। कब लगी थी? 75 में। लेकिन वो क्या संविधान बचाने के लिए लगी थी? क्या सनातन बचाने के लिए लगी थी? क्या राष्ट्र बचाने के लिए लगी थी? क्या उस समय कोई युद्ध हो रहा था? नहीं। वो आर्टिकल 352 लगा कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए। अगर इस देश में कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए आर्टिकल 352 लग सकता है, इमरजेंसी लग सकता है, तो राष्ट्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, भारत की परंपरा को बचाने के लिए आर्टिकल 352 लगा देना चाहिए, नहीं लगा देना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। क्या करेंगे इस डेमोक्रेसी को? अचार डालेंगे इसका? अरे साल 2 साल बिना डेमोक्रेसी के रह लेंगे, साल 2 साल बिना चुनाव के रह लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? एक बार इस देश की जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई करना पड़ेगा। एक बार इस देश में 352 लगाइए और भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाइए। भारत में अराजकता फैलाने वाले केवल 100 परिवार हैं। इस 150 करोड़ के देश को 100 परिवारों ने हाईजैक कर रखा है। उसमें 2-3 परिवार आपके महाराष्ट्र के भी हैं। जिस दिन भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बना, ये सारे के सारे 100 परिवार भारत छोड़ के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, अमेरिका भाग जाएंगे। वहां वो जाके कोई झुग्गी में नहीं रहेंगे, उनके फार्म हाउस वहां ऑलरेडी बने हुए हैं। और जैसे ही ये 100 गए, उसके बाद आप जो कानून बनाओ, आप सीए लागू करो, आप यूसीसी लागू करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करो, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करो, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करो, यूनिफॉर्म टैक्स कोड लागू करो, यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड लागू करो, पुलिस रिफॉर्म करो, जुडिशियल रिफॉर्म करो, टैक्स रिफॉर्म करो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाओ, लफ्ज जिहाद के लिए कानून बनाओ, सीए बनाओ, जो करना है करो। किसी की हिम्मत नहीं है सड़क पर उतरने की। एक बात याद रखिए, बीमारी ठीक करने के लिए दवा खानी पड़ती है। दवा भले ही दवा कड़वी मीठी नहीं होती, थोड़ी सी कड़वी होती है। बीमारी ठीक करने के लिए इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। इंजेक्शन अच्छा नहीं लगता, थोड़ा चुभता है। और अगर बीमारी थोड़ी सी बड़ी हो तो ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर छोटा सा ऑपरेशन करना है तो लोकली उसको शून्य करना पड़ता है, लेकिन अगर बड़ा ऑपरेशन करना हो तो पूरी बॉडी को शून्य करना पड़ता। तो अगर किसी एक राज्य में ऐसी दिक्कत हो, चलो ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा दो। लेकिन यहां तो पूरे देश की समस्या है। यहां तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक अगर आप कुछ भी ढंग का काम करने जाओगे, लोग डेमोक्रेसी के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले देश विरोधी नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों को इनका इलाज करना पड़ेगा। जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई, उसके बाद बुआई। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब होगा कैसे? आपको सांसद से मिलना पड़ेगा। मिलेंगे क्या? जोर से हाथ उठाइए। पटेल समाज के लोग अपने सांसद से मिलेंगे। हाथ नहीं उठ रहा है, जरा हाथ उठाइए। भारत माता की, भारत माता